नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में ITR-1 फॉर्म में जो बदलाव हुए हैं उस पर। आकलन वर्ष 2025-26, असेसमेंट ईयर आपका 25-26 लगेगा और फाइनेंशियल ईयर 24-25 लगेगा। जान लेते हैं। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025 के लिए ITR-1 सहज फॉर्म के कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो व्यक्तिगत करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये बदलाव कुछ करदाताओं की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, लेकिन कुछ नए नियमों के अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता है। यह विस्तृत विश्लेषण आपको सभी प्रमुख बदलावों को समझने में मदद करेगा ताकि आप अपनी फाइलिंग सही और समय पर कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं प्रमुख बदलाव जो आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। पहला बदलाव ITR फर्स्ट में जो हुआ है वह आधार नंबर की अनिवार्यता से संबंधित है। दूसरा बदलाव आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए किया गया है सेक्शन 112 के तहत। तीसरा बदलाव आपका टैक्स रिजीम का चुनाव से रिलेटेड है, जिसकी अभी वीडियो में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। चौथा बदलाव आपका जो डिडक्शन से रिलेटेड था 80C 80D, उसके लिए जो चेंजमेंट हुए हैं उस पर चर्चा होगी। आगे बैंक अकाउंट्स की जानकारी से रिलेटेड जो चेंजमेंट हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। और आखिरी जो होगा वो TDS शेड्यूल से रिलेटेड होगा, जिसमें डिडक्शन और टैन की राशि की जानकारी देनी होगी। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बदलावों की विस्तृत। आधार नंबर की अनिवार्यता। पहले जिन करदाताओं ने आधार के लिए एनरोलमेंट कराया था लेकिन उन्हें आधार नंबर नहीं मिला था, वे अपने एनरोलमेंट नंबर के आधार पर ITR-1 फाइल कर सकते थे। अब यह विकल्प हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि केवल वैध आधार नंबर वाले ही इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। यह बदलाव आधार को टैक्स फाइलिंग की दिशा में एक नया कदम, जिसके पास आधार नहीं है उन्हें फाइलिंग से पहले इसे प्राप्त करना होगा। सलाह दी जाती है कि फाइलिंग शुरू करने से पहले आप अपने आधार नंबर की उपलब्धता को और सत्यापन सुनिश्चित कर लें। आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। आधार नंबर को कंपलसरी कर दिया गया है आपके ITR फाइलिंग के लिए। दूसरा जो बदलाव था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स से रिलेटेड है। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब सेक्शन 112 के तहत 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ITR-1 में छूट वाली आय के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है। सेक्शन 112A सबसेक्शन उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कवर करता है जो लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी ओरिएंटेड फंड से प्राप्त होते हैं, जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT लागू होता है। पहले किसी प्रकार के कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर करदाताओं को ITR-2 फाइल करना पड़ता था, जो अधिक जटिल था। यह नया नियम छोटे निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है। अब सरल ITR-1 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, यानी अब हम ITR-1 में ही अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, जो कि 1,25,000 के अंदर है, उसको इसमें शो कर सकते हैं। उसके लिए हमें ITR-2 फाइल करना नहीं पड़ेगा। ध्यान देने योग्य बातें जो हैं इसमें, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से अधिक है तो आपको ITR-2 फाइल करना होगा। दूसरा आपका महत्वपूर्ण बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होने पर भी ITR-2 अनिवार्य है। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी किया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी किया है, उस दशा में आपको ITR-2 ही फाइल करना होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 1,25,000 रुपए तक है तो भी आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल लॉस है जिसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उपयुक्त ITR-1 आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए भी आपको ITR-2 फाइल करना होगा अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की दशा में। तीसरा बदलाव जो हुआ है वो टैक्स रिजीम का चयन से रिलेटेड है।
आपका नया टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट से अब उस तहत कम टैक्स रेट है, लेकिन डिफ़ॉल्ट से सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपके डिडक्शन 80C और 80D उपलब्ध नहीं है, अगर आप पुराने टैक्स रिजीम का चयन करते हैं जिसमें डिडक्शन का लाभ मिलता है, तो आपको फॉर्म में डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम के तहत हाँ को चुनना होगा यदि आप इस न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो इस पर नहीं का ऑप्शन चुनना होगा। यह विकल्प आपकी आय और डिडक्शन के आधार पर महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास PPF, LIC या मेडिकल इंश्योरेंस जैसे निवेश हैं तो आपको पुराना रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार यह विकल्प हर साल चुना जा सकता है, बशर्ते आपकी आय व्यवसाय या पेशे में ना हो, आप किसी बिजनेस ना करते हो, आपकी इनकम सैलरी से रिलेटेड हो, तो आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। चौथा बदलाव फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है। डिडक्शन से विस्तृत जानकारी। पुराने टैक्स रिजीम का चयन करने वाले डिडक्शन की जानकारी अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से देनी होगी। उदाहरण के लिए जैसे सेक्शन 80C, PPF, LIC, ELSS, NSC या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे निवेशकों की डिटेल ये आपको शो करनी होगी। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जानकारी देता है। सेक्शन 80G आपका दान से रिलेटेड है। 80E उच्च शिक्षा ब्याज ऋण से रिलेटेड है। यह नया सिस्टम सुनिश्चित करता है कि करदाता सही डिडक्शन का दावा करें, लेकिन इसके लिए अधिक विस्तृत जानकारी और समय की आवश्यकता होगी। आपको अपने सारी डिटेल को सुरक्षित करके रखना होगा। जो भी आपने डिडक्शन लिए हुए हैं उन सभी डिडक्शंस को आपको अपने इनकम टैक्स में शो करना होगा। वीडियो में हम अब आगे बदलाव पर चर्चा कर लेते हैं जो कि बैंक अकाउंट्स की जानकारी से रिलेटेड है। अब करदाताओं को अपने सभी भारतीय बैंक अकाउंट्स की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें शामिल है आपका IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, अकाउंट के प्रकार सेविंग है या करंट अकाउंट है। यह जानकारी रिफंड प्रक्रिया को सुचारू बनाने और आयकर विभाग को करदाता की वित्तीय गतिविधियों या का सटीक रिकॉर्ड रखने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जानकारी छूटे ना, आप अपनी बैंक डिटेल्स पहले से ही तैयार रखें। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं TDS शेड्यूल्स के विस्तार में क्या विस्तार हुए हैं। पहला ITR 1 में TDS की जानकारी सीमित थी, जिसमें केवल TDS राशि, डिडक्टर का टैन नंबर और ग्रॉस राशि देनी होती थी। अब ITR 2 के तहत एक विस्तृत TDS शेड्यूल भरना होगा, जिसमें प्रत्येक TDS डिडक्शन के लिए निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। डिडक्टर का नाम, जिसने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है, टैन नंबर, TDS राशि, ग्रॉस राशि, कुल प्राप्तियां। यह बदलाव TDS की सटीकता को बढ़ाता है और गलतियों की संभावना को कम करता है। अब आपका रिफंड लेना थोड़ा सा टफ हो सकता है इन प्रावधानों के तहत। अतिरिक्त सलाह आपको दी जाती है कि कैपिटल लॉस की स्थिति में क्या करें। अगर आपके पास कैपिटल लॉस है जिसे भविष्य में समायोजित करना चाहते हैं तो ITR 1 आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए आपको ITR 2 ही फाइल करना होगा, क्योंकि ITR 1 में लॉस की रिपोर्टिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। आगे AIS की जांच के लिए फाइलिंग से पहले आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS की जांच करें। AIS में आपको अपनी सभी आय जैसे शेयर बाजार से आय, ब्याज, डिविडेंड्स या TDS की जानकारी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी फाइलिंग में कोई त्रुटि ना हो। पेशेवर सहायता, अगर आपको नए नियमों को समझने या फाइलिंग में कठिनाई हो रही है तो आप हमारे चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की टैक्स प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सभी तरह की इनकम टैक्स, GST, ITR, MSME, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क और कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी कॉम्प्लियंसेस इत्यादि सभी तरह की टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल और
कम प्राइस पर एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की सुविधा के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि आईटीआर फॉर्म में हुए बदलाव छोटे निवेशकों और सामान्य करदाताओं के लिए राहत लाते हैं, लेकिन साथ ही अधिक विस्तृत जानकारी देने की भी आवश्यकता बढ़ाते हैं। आधार नंबर, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शंस, टीडीएस जैसे बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी फाइलिंग की तैयारी पहले से ही करें। सटीकता के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की जांच करें। टैक्स से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सभी तरह की जानकारी आपके बीच में लाते रहते हैं और आपको अपडेट रखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और इसे अपने फ्रेंड्स और सहयोगी, बिजनेस पार्टनर्स, सैलरी पर्सन सभी को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।